एवरीवन, आज पढ़ेंगे अपन यूनिट सेकंड चैप्टर फर्स्ट फूड चेन फूड वेब इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो देखेंगे अपन फूड चेन खाद्य श्रृंखला। बात करेंगे अपन फूड चेन की। तो क्या होती है खाद्य श्रृंखला? खाद्य श्रृंखला में यानी कि एक पोषक स्तरों का जो उत्पादक से उपभोक्ता की ओर एक क्रम पाया जाता है, एक निश्चित ट्रॉपिक लेवल पाया जाता है। इसमें इसे बोलेंगे अपन जैसे T1, T2, T3 और T4। उत्पादक को प्रोड्यूसर कहते हैं, उपभोक्ता कंज्यूमर C1 होगा, C2 और C3। तो खाद्य श्रृंखला एक पोषक स्तरों के एक निश्चित क्रम को दर्शाती है। जैसे कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक क्या होते हैं? पादप और शैवाल में प्राथमिक उपभोक्ता गाय, जंतु, प्लवक, टिड्डा। द्वितीय उपभोक्ता में मछली, पक्षी और भेड़िया। यानी कि उत्पादक को ग्रहण करेगा प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता ग्रहण करता है। और तृतीय उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता के अंतर्गत शेर व मनुष्य सम्मिलित हैं। तो इसमें खाद्य श्रृंखला में एक क्रम होगा। इसमें किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल यानी कि एक पोषक स्तर को हटा देने पर खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन हो जाएगा, एक खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी। जबकि खाद्य जो जाल होगा यानी कि जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं यानी एक से अधिक जब खाद्य श्रृंखलाएं मिलेगी तो बनता है खाद्य जाल। और खाद्य जाल यानी कि खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर्ग्रंथित होने से यानी कि खाद्य श्रृंखलाओं के गुथने से खाद्य जाल बनेगा। और इसमें एक ऊर्जा प्रवाह का एक निश्चित क्रम होगा, एक निश्चित सीक्वेंस होगा खाद्य श्रृंखला में। अगर किसी पोषक स्तर को हटा दे, जैसे कि अपन ने प्राथमिक उपभोक्ता को हटा दिया तो द्वितीय उपभोक्ता नष्ट हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर तृतीय उपभोक्ता भी नष्ट हो जाता है। यानी कि एक निश्चित सीक्वेंस होगा इनमें। यानी किसी एक लेवल को हटा देने पर, एक ट्रॉपिक लेवल को हटा देने पर उससे संबंधित बाकी लेवल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जबकि खाद्य श्रृंखला में ऐसा नहीं होगा। इसमें ऊर्जा प्रवाह के लिए वैकल्पिक पथ पाए जाते हैं। जब वो सारी खाद्य श्रृंखला जुड़ेगी तो खाद्य जाल बनता है। तो जैसे कि फसल या घास या वन, तो इसके अपन तीन खाद्य श्रृंखला देखेंगे गुथी हुई होगी। जैसे खरगोश घास को खाएगा और खरगोश को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता और कुत्ते को भेड़िया। अगर यहाँ पर ये वाला जो ये तो नीचे वाला जो पार्ट होगा ये तो बताएगा उत्पादक को, ये वाला पार्ट बताएगा प्राथमिक उपभोक्ता, बीच वाला जो पार्ट होगा ये द्वितीय उपभोक्ता, ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो तृतीय उपभोक्ता। तो इसमें क्या होगा? जैसे कि भेड़िया कुत्ते को खाता है, अगर कुत्ता उसको नहीं मिलेगा तो अपना भोजन किसको करेगा? कि भेड़िया बकरी या फिर हिरण को कर लेगा। कुत्ते के अस्तित्व या कुत्ते का न मिल पाना तो भेड़िया के लिए कोई चिंता की विषय नहीं है। इसमें क्या होगा? अपना भोजन बकरी या हिरण से ले लेगा, इनका शिकार कर लेगा। और भेड़िया को जैसे कि शेर खाता है तो तृतीय उपभोक्ता के अंदर शेर, भाज और मोर आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, खरगोश, बकरी, हिरण। यानी कि जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता, जो मांसाहारी होंगे वो द्वितीय और उच्च मांसाहारी या सर्वाहारी वो तृतीय उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता भी मांसाहारी होगा, क्योंकि वो द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहेगा। तो इसमें जैसे टिड्डा किसको खाएगा? घास।
क्या फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सर्प और सर्प को फिर बाज खाता है। या डायरेक्ट टिड्डे को मोर खाएगा। तो ऐसे है कि इसमें एक विकल्प होगा। किसके पास होगा? द्वितीय उपभोक्ता के पास विकल्प होगा। अगर नष्ट हो जाने की वजह से किसी खाद्य श्रृंखला के नष्ट हो जाने पर वो अपना भोजन अन्य खाद्य श्रृंखलाओं से या अन्य जीवों से कि उसका विकल्प होगा। इसमें खाद्य जाल में विकल्प होगा, जबकि खाद्य श्रृंखला में कोई विकल्प नहीं होगा। बहुत सारी खाद्य श्रृंखला जुड़ेगी तब जाकर खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो इसी के साथ अपन देखेंगे अगला टॉपिक कि खाद्य श्रृंखलाएं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। चारण खाद्य श्रृंखला जो होगी, ये श्रृंखला उत्पादक यानी कि हरे पौधों से प्रारंभ होगी और छोटे शाकाहारी जीवों से होती हुई बड़े मांसाहारी जीवों पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसलिए इसे परभक्षण खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। परभक्षण खाद्य श्रृंखला, क्योंकि इसमें बड़े मांसाहारी जीवों द्वारा छोटे शाकाहारी जीवों का भक्षण किया जाता है, यानी कि भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसलिए इसे परभक्षण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसे एल्टन खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं, क्योंकि इसे एल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो चारण खाद्य श्रृंखला में देखते हैं अपन फसल पारितंत्र में उत्पादक के रूप में क्या होंगे? हरे पादप। हरे पादप को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप बाज। तो ये बात हुई फसल पारितंत्र में। इसके बाद देखते हैं अपन वन पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला होगी। तो वन पारितंत्र में वही उत्पादक हरे पादप होंगे। हरे पादप को बकरी, हिरण, इनका भक्षण करेगा भेड़िया, और भेड़िया का शिकार शेर। तो इस प्रकार चारण खाद्य श्रृंखलाएं का निर्माण होगा फसल पारतंत्र और वन पारतंत्र में। इसके बाद देखते हैं अगली खाद्य श्रृंखला होगी अपरत डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला DFC, डेट्राइटस फूड चेन। अपरत खाद्य श्रृंखला ऐसी खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होगी और मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर ये छोटे शाकाहारी जीवों से होती हुई बड़े मांसाहारी जीवों तक जाती है। तो इसे अपरत या डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला कहते हैं।
तो देखते अपन अप्रत्यय डेटाइटस खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल। केचुआ अप्रदहारी होता है, जो मृत कार्य पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। इसको मेंढक भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। मेंढक और सांप बाज या मोर ग्रहण करता है। इसे अप्रत्यय डेटाइटस खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगली खाद्य श्रृंखला होगी परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला PFC, पैरासिटिक फूड चेन। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जो हरे पादप से प्रारंभ होगी और बड़े मांसाहारी जीवों से होती हुई छोटे परजीवियों पर समाप्त हो जाती है। तो इसे परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला हरे पादप से प्रारंभ होगी। हरे पादप को बकरी ग्रहण करेगी। बकरी को कौन? भेड़िया शेर, और शेर पर क्या प्रेजेंट होगी? परजीवी में जू परजीवी होती है जू, तो परजीवी के रूप में पाई जाएगी। तो इसे इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को कहते हैं अपन परजीवी खाद्य श्रृंखला। यानी कि हरे पादप से प्रारंभ हुई, बड़े मांसाहारी जीवों से होती हुई परजीवियों पर यानी जू पर समाप्त होती है। तो इस प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला होगी वो परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो इसी के साथ अपन एक खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार देख लिए। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा पिरामिड, पारिस्थितिक स्तूप। पिरामिड के बारे में चार्ल्स एल्टन ने 1927 में बताया। तो इसी वजह से पारिस्थितिक स्तूप या पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। पिरामिड के अंतर्गत श्रृंखला के उत्पादों को उपभोक्ता को एक सोपानवत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। उत्पादक, उपभोक्ता, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, एक सोपानवत क्रम में उनको प्रदर्शित करना ही पिरामिड कहलाता है। और इस पिरामिड में जो आधार होगा, पिरामिड का जो आधार होगा, इस प्रकार जो संरचना बनेगी उसे पिरामिड कहते हैं, जो एक काल्पनिक है। समझने के लिए इसको बनाते अपन। तो इसका जो आधार होगा, इस आधार का प्रतिनिधित्व हमेशा उत्पादक करता है और शीर्ष का जो प्रतिनिधित्व होगा, शीर्ष पर हमेशा तृतीयक उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता पाया जाता है, जो शीर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यानी 3 प्रकार के पिरामिड पाए जाते हैं। तो स्टार्टिंग में देखेंगे अपन जैव ऊर्जा का पिरामिड। जैव ऊर्जा के जो पिरामिड होंगे सीधे बनेंगे, हमेशा ऊर्जा के पिरामिड सीधे बनते हैं। इस पिरामिड में जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। उत्पादक प्राथमिक
उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह होगा और हमेशा जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो दक्षांश नियम के अनुसार होगा। दक्षांश नियम का मतलब है कि 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर में जाती है, जबकि 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित कर दी जाती है। तो जो ऊर्जा के जो पिरामिड मिलेंगे वो हमेशा सीधे ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद ही अपन अगला पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड। कि जो खाद्य श्रृंखला होगी तो इस खाद्य श्रृंखला में वही उत्पादक से उपभोक्ता की ओर एक जीव संख्या आएगी। संख्या के अनुसार उनको एक प्रदर्शित किया जाएगा, उनको सोपानवत क्रम में दर्शाया जाएगा। तो जो आलेखी डायग्राम बनेगा उसे ही जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। जो जीव संख्या का पिरामिड होगा ये सीधे बनते हैं, लेकिन वृक्ष पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। तो जीव संख्या का पिरामिड ढांकना सीधे होंगे, लेकिन वृक्ष पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनेगा। जैवभार का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड, जैवभार के पिरामिड में तो इसमें तो खाद्य श्रृंखला के उत्पादक से उपभोक्ता, उत्पादक से उपभोक्ता, इनके क्रम को जैवभार के अकॉर्डिंग सोपानवत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो बनने वाले आलेखी डायग्राम को जैवभार का पिरामिड कहते हैं। जैवभार का जो पिरामिड होगा हमेशा सीधा होगा, लेकिन सीधा बनेगा ये जैवभार का पिरामिड, लेकिन जलीय पारितंत्र में, जलीय पारितंत्र में जैवभार का पिरामिड उल्टा बनता है। तो ध्यान रखना, आप अपन ने देखे पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा के पिरामिड, संख्या के पिरामिड और भार के पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनेंगे, संख्या के पिरामिड भी सीधे बनते हैं, लेकिन वृक्ष पारितंत्र में उल्टे बनते हैं। जैवभार का पिरामिड ये भी सीधे बनेंगे, लेकिन जलीय पारितंत्र में उल्टे बनते हैं। तो ध्यान रखना, 2 जगह पिरामिड उल्टे बनेंगे, एक तो संख्या में तो वृक्ष पारितंत्र वाला उल्टा बनेगा और जैवभार में जलीय पारितंत्र वाला पिरामिड उल्टा बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।